नमस्ते साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकुर से क्लासेस में। जैसे कि साथियों आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूँ दोस्तों। जितने भी अपने इलेक्ट्रिकल वाले बंदे हैं उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इसमें दोस्तों मैं आपको डेली के 25 MCQ कराता हूँ। साथ में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो भी मैं क्लियर कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो डेस्कटॉप पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कैपेसिटर की प्लेटों का चार्ज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है दोस्तों, इसको फिर से देखते हैं क्या होता है। तो वो बोलना चाह रहा है जो अपना कैपेसिटर होता है, संधारित्र होता है ना, ठीक है, वो बोल रहा है कि उसके अंदर में जो आवेश इकट्ठा हो जाता है, आवेश जो, क्योंकि कैपेसिटर का काम ही आवेश को इकट्ठा करके रखना कुछ समय के लिए, ठीक है। तो उसको क्या बोल रहा है, उस फार्मूले के रूप में किस टाइप से लिखा जा सकता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, C इंटू के क्या हो जाएगा, V इसका आंसर हो जाएगा, है ना। जो आवेश होता है दोस्तों ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को ही मतलब धारा बोलते हैं, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर को ही धारा बोलते हैं ना, जिसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है, एम्पियर, है ना, ठीक है। तो हमको इन्होंने क्या पूछा था, आवेश की पूछा था, C इंटू के V हो जाएगा, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होगे, है ना। और दोस्तों आपको पूछता है कभी सपोज कि C बराबर क्या होता है, C मतलब कैपेसिटर, जिसकी इकाई क्या होती है, फैराड होती है। क्या हो जाएगा दोस्तों, Q अपॉन के क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 1 आवेश अपॉन के 1 वोल्ट, या फिर इसको बोलते हैं 1 कूलाम भी बोलते हैं ना, अपॉन के 1 वोल्ट हो जाएगा। क्योंकि आप सबको मैंने अभी लिख के बताया कि जो Q होता है ना, Q बराबर क्या बताया मैंने, CV बताया। तो जो C है ना दोस्तों, C इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन के V हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो दोस्तों आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल, देखेंगे साथियों क्या बोल रहा है, 60 कैपेसिटर की ओम मीटर की रीडिंग होती है। सपोज दैट अगर कोई कैपेसिटर है वह 60 है ना, 60 कंडीशन में है, मतलब कि लघु है, तो उस कंडीशन में जो ओम मीटर है वह क्या रीडिंग को दर्शाएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बना के दिखाई ये अपना क्या है, कैपेसिटर का सिंबल होता है ना। तो वो बोलना चाह रहा है कि ओम मीटर में रीडिंग क्या दर्शाएगा, जब वह कैपेसिटर 60 कंडीशन में होगा तो वह मीटर जो होगा दोस्तों, मीटर जो होगा उसमें क्या होगा, शून्य रीडिंग को वह दर्शाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है, रिलक्टेंस का विपरीत क्या होता है। तो दोस्तों जो अपना मैग्नेटिक सर्किट होता है उसमें क्या होता है, यह रिलक्टेंस उपस्थित होता है, जो क्या करता है दोस्तों, अपना जो फ्लक्स होते हैं ना, फ्लक्स फाई जो होता है फ्लक्स ना, उसके मार्ग में रुकावट अवरोध उत्पन्न करता है ना, अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर टर्न, है ना, प्रति वेबर होती है, मतलब एम्पियर टर्न अपन के फाई नीचे में आ जाएगा, है ना, फाई, क्योंकि फाई की इकाई ही वेबर होती है, फाई की इकाई क्या होती है, वेबर होती है। तो आपको क्वेश्चन कभी पूछता है कि रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है, तो उसको बताना है आपको, एम्पियर टर्न प्रति वेबर होती है। तो जस्ट इसका विपरीत क्या होता है दोस्तों, इसका जो अपोजिट होता है वह कौन सा होता है, वह होता है परमियंस होता है, जो इसमें क्या करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेटिक परिपथ में बहने के लिए सहायता प्रदान करता है, उसे ही परमियंस बोलते हैं, जिसकी इकाई क्या होती है, वेबर प्रति एम्पियर टर्न होती है, क्योंकि यह रिलक्टेंस के जस्ट अपोजिट होता है। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा क्या दर्शाता है। मतलब जो बल होता है क्या दर्शाता है ना, मतलब जो फ्लेमिंग जो अपने वैज्ञानिक थे उनका जो लेफ्ट हैंड था, है ना, बायां हाथ, तो उन्होंने क्या बोल रहा है दोस्तों, बल की दिशा कौन दर्शाएगा। तो वह क्या होता है दोस्तों, जो अपना अंगूठा जो थंब होता है ना, वह बल की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है दोस्तों, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप सबको पता होगा जो अपना ट्रांसफार्मर होता है ना, वह क्या होता है दोस्तों, एक स्टैटिक डिवाइस होता है, जो क्या करता है, पावर मतलब कि फ्रिक्वेंसी को चेंज किए बिना ही वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करता है। तो आप सबको पता ही होगा, जैसे कि आपने देखा ही होगा, ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, ऑलवेज टाइम AC सप्लाई दी जाती है, अल्टरनेटिंग करंट दी जाती है, क्योंकि यह इंडक्शन के सिद्धांत मतलब कि म्यूचुअल इंडक्शन या फिर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे वर्क करता है, इसीलिए इसमें हमेशा एसी दी जाती है और एसी में इंडक्शन होता है। तथा दोस्तों जो अपना ट्रांसफार्मर होता है वह क्या होता है दोस्तों, मतलब कि इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है ना। ठीक है, तो देखेंगे इन्होंने क्या बोला है कि हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, ट्रांसफार्मर में किया जाएगा। ठीक है, और एक आंसर दूसरा आपको बताना चाहूँ जो दोस्तों क्या होता है, ये अल्टरनेटर और जो जनरेटर होता है इनमें क्या होता है, धारा का घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो धारा मतलब होता है दोस्तों उसका घूर्णीय चुंबकीय उत्पन्न होता है उसमें, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में ऑन पुश बटन किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों वह किस प्रकार का होता है, वह सामान्यतः खुले प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है, यदि चुंबकीय और वैद्युतिक परिपथों की तुलना की जाए तो चुंबकीय फ्लक्स की तुलना कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए कि अपने जो इलेक्ट्रिकल होता है उसमें मोटिव फोर्स होता है ना, जो क्या होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, और एक होता है MMF, वह जो होता है दोस्तों मैग्नेटिक सर्किट में होता है जिसे मैग्नेटो मोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तथा जो अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें जो धारा की होती है करंट बहती है, तथा इसमें क्या होता है दोस्तों जो मैग्नेटिक सर्किट होता है इसमें क्या होता है फ्लक्स बहता है। तो वही यह बोलना चाह रहा है कि अपना जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए मैं आपको फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। अपना जो क्वेश्चन है दोस्तों है ना, कि यदि चुंबकीय और वैद्युतिक सर्किट की तुलना की जाए तो चुंबकीय फ्लक्स की तुलना किससे की जाती है। तो दोस्तों किससे की जाती है, वह जो अपना धारा होता है करंट होता है उससे इसकी तुलना की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों अपने डेस्कटॉप पे, जब रोटर स्थिर होता है तो एक डीसी मोटर में बैक ईएमएफ जो अपना काउंटर ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ होता है, वह क्या होगा जब रोटर स्थिर है मतलब कि स्टैटिक कंडीशन में, तो उस समय जो होगा दोस्तों बैक ईएमएफ क्या होगा 0% होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोल रहा है, डीसी वोल्टेज की उचित मापन के लिए किस प्रकार का मापक यंत्र उचित होता है। तो दोस्तों यह हमें किसके लिए पूछ रहा है, डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट होता है ना। ठीक है, तो यह कौन सा यूज़ होता है इसमें, MC टाइप होता है। MC मतलब होता है दोस्तों मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट का उपयोग डीसी को मापने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे एक ME टाइप का दिया हुआ है जिसे बोलते हैं मूविंग आयरन टाइप यंत्र, जो होता है दोस्तों DC प्लस के AC दोनों में यूज़ किया जाता है ना। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, 3 प्रतिरोधकों को 3 फेज 415 वोल्ट सप्लाई में किस प्रकार जोड़ा जाए कि वह अधिकतम पावर की खपत करे। तो दोस्तों वह कौन सा कनेक्शन होता है, वह होता है डेल्टा व स्टार, यह दोनों कनेक्शन में किया जाता है। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी अपने इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मोटर लगी हुई होती है ना, उनको क्या किया जाता है, पहले स्टार कनेक्शन में जो अपना DOL स्टार होता है, जो अपना ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होते हैं तथा स्टार डेल्टा स्टार्टर होते हैं ना, उनकी सहायता से क्या करते हैं दोस्तों स्टार टू डेल्टा में पहले क्या करते हैं कि उसे चालू जब करते हैं तो उसे स्टार कनेक्शन में संयोजित किया जाता है, तथा बाद में उसे जब वह अपनी पूर्ण स्पीड पकड़ लेती है तब उसे क्या करते हैं दोस्तों डेल्टा में मतलब कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ना। आजकल तो क्या आ गए ऑटोमेटिक वाले जो होते हैं ना स्टार्टर्स आ गए हैं, जो क्या करता है स्टार के बाद ऑटोमेटिक डेल्टा में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, A+B मतलब कि दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता की शर्त है,
मतलब कि जो ट्रांसफार्मर है हमें फुल लोड इफ़िशियंसी कब देगा, मतलब पूर्ण इफ़िशियंसी या फिर अधिकतम इफ़िशियंसी कब देगा। तो दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा अपना, जब ट्रांसफार्मर की कॉपर लॉस तथा आयरन लॉस जो होगी क्या होगी, बराबर होगी, तब उस कंडीशन में क्या होगा, जो अपना ट्रांसफार्मर होगा उसकी क्या होगी, अधिकतम इफ़िशियंसी हमें प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे डिजिटल बोर्ड पे, क्या बोल रहा है दोस्तों, एक अल्टरनेटर की स्पीड बढ़ाते हैं तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो जो फ्रिक्वेंसी है जिसकी इकाई क्या होती है, हर्ट्ज होती, तथा जो अपना इंडिया की फ्रिक्वेंसी है वह कितनी होती है साथियों, कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है ना। तथा उसका टॉलरेंस प्लस माइनस 3% होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक अल्टरनेटर की स्पीड बढ़ती है तो फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यह उसके समानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंक्रोनस मोटर में रोटर स्लिप का मान क्या होता है। कि दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि जो अपनी सिंक्रोनस मोटर होती है वो क्या होती है दोस्तों, ns स्पीड पर चलती है, मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड पर घूमती है ना। जो क्या होता है दोस्तों, जो सिंक्रोनस मोटर होती है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटर होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं उसे लेगिंग, लीडिंग तथा यूनिटी पावर फैक्टर तथा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए भी इस मोटर का यूज़ किया जाता है। तो वो उसी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों कि सिंक्रोनस मोटर की अगर स्लिप का मान क्या हो रहा है, एक सिंक्रोनस मोटर में रोटर स्लिप का मान क्या होता है, रोटर स्लिप, तो दोस्तों वह क्या होता है, 0% होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक हीटर का तार जले गए भाग को हटाकर पुनः हीटर को चलाने पर उसकी पावर जो होगी है ना वो क्या होगी, तो उसकी जो पावर खपत होगी वो क्या होगी दोस्तों, वह बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। दो समान चालकों के कंडक्टर की लंबाई समान है किंतु व्यास दूसरे से दुगुना है, यदि मोटे कंडक्टर का रजिस्टेंस, क्या बोल रहा है दोस्तों, मोटे कंडक्टर का रजिस्टेंस 20 ओम हो तो दूसरे का होगा। तो देखिए साथी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हो चुका है कई बार और एग्जाम में आने का चांसेस भी है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है, स्पेशली DRDO के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जानते हैं इसके बारे में है ना। क्वेश्चन था अपना, दो समान चालकों के कंडक्टरों की लंबाई समान है। ठीक है, तो देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे दो कंडक्टर बना देता हूँ, जिसमें क्या बोला दोस्तों, लंबाई उनकी क्या है, समान है। ठीक है, दो चालक है ना, ठीक है, दो मिनट रुकिए देखिए, तो साथियों देखिए आप समझ पा रहे होगे इसमें क्या बताया हो मैंने, जैसे कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन, दो समान चालकों की कंडक्टर की लंबाई तो क्या है, समान है, मतलब जो लेंथ होती है ना अपनी लेंथ ऑफ कंडक्टर वो क्या दोस्तों, समान है। ठीक है, किंतु व्यास दूसरे से दुगुना है, मतलब ये देखिए ये अपना क्या है, व्यास को काय से दर्शाते, ए से दर्शाते हैं ना। तो ये अपना सपोज दैट हम इसको प्रतिरोध है तो इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। तो जो किंतु व्यास दूसरे से क्या है, दुगुना है, तो ये देखिए ये मैंने थोड़ा कम मोटा बनाया, ये मैंने ज़्यादा मोटा बनाया, क्योंकि यह क्या है, दुगुना है। मोटे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम है, तो दूसरे का रेजिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइन करना है। तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है कि इस कंडीशन में जब ऐसी कंडीशन आती है तो उस समय हमें जब क्या होता है, R2 का मान फाइन करना होता है ना। तो उस कंडीशन में जो अनुपात आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा था, अपना अनुपात जब मैंने आपको बताया था कि जो पहला जो कंडक्टर था वो क्या था, दुगुना था। तो सपोज जो पहला कंडक्टर था वो क्या होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या बन जाएगा, इनके बीच यह क्या हो जाएगा, रेशो बन जाएगा, 2/1 का रेशो बन जाएगा, है ना। तो R2 जब हमें फाइन करना पड़ेगा R2, तो उसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, 2/1 ये क्या इनका अनुपात है, इसका क्या हो जाता है दोस्तों, स्क्वायर हो जाता है, इनटू के R1 हो जाता है। जब आप दोस्तों इनका स्क्वायर कर देंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पता ही होगा, 4 हो जाएगा, 1 के 1 आ जाएगा, इनटू के R1 का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था। तो ये देखिए इसका गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 का 4, 4 दूनी 8 और ये 0 है ना।
तो मतलब R2 की जो वैल्यू है ना R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों यह क्या हो जाएगा 80 ओम आ जाएगा। तो दोस्तों इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन है जो मैं यहाँ डेस्कटॉप पे लगा देता हूँ तथा उसका सॉल्यूशन भी पूरा वहाँ पे बना के दिया हुआ है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन उसी टाइप से बनेगा कि आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने 2/1 का स्क्वायर जो लिया है ये कैसे लिया है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे मेरे यहाँ पे है ना, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो ठीक है दोस्तों, आप इसका देख के ये क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जानते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, 4 लैंप प्रत्येक 100 वाट 200 वोल्ट के 200 वोल्ट सप्लाई पर पैरेलल में मतलब कि समांतर क्रम में लगे हैं। इन लैंपों द्वारा लिया जाने वाला करंट होगा, मतलब हमें आई की वैल्यू का आई की जो वैल्यू है वो ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि जो पावर होता है क्या होता है दोस्तों V इंटू क्या ही होता है ना, इसका ये फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। हमें आई का मान निकालना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है दोस्तों पैरेलल में लगे, कितने लगे 4 लगे। तो हमको पता है कि जो अपना PT होता है पैरेलल में क्या होता है P1 प्लस के P2 प्लस के P3। तो देखिए इसमें कितने मान दिए हुए हैं, यहाँ पे 4 दिए हुए है ना। तो वो प्रत्येक कितने हैं, प्रत्येक कितने 100 वाट के, तो कितना हो जाएगा 400 वाट इसका टोटल हो जाएगा PT, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या निकालना, आई निकालना है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन के V हो जाएगा। P का मान कितना है 400 दिया हुआ है ना, अपन V कितना दिया हुआ 200 वोल्ट दिया हुआ। तो 2 का 2 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा है ना। 2 जीरो से 2 जीरो यह कैंसिल हो जाएगा ना दोस्तों, ये 400 है ना, ठीक है। देखिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 2 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 2 एम्पियर, इसका यह आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक लेड एसिड बैटरी का अनुमानित कार्यकाल होता है, जो अपनी शीशा संचायक बैटरी होती है उसमें जो क्या होता है दोस्तों सॉल्यूशन भरा होता है H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक एसिड या तनु सल्फ्यूरिक गंधक जो बोलते हैं तनु गंधक का हम लोग जो बोलते हैं दोस्तों H2SO4 है ना, उसका विलयन उसमें भरा हुआ होता है बैटरी में, ठीक है ना, ठीक है साथियों है ना। तथा जो उसका पॉजिटिव सिरा होता है तथा एक नेगेटिव सिरा होता है। तो जो पॉजिटिव सिरा होता है वो काय का बना होता है PbO2 लेड पर ऑक्साइड का बना होता है। तथा जो माइनस सिरा होता है वो Pb मतलब होता है दोस्तों स्पंजी लेड है ना, लेड जो होता है स्पंजी लेड का माइनस सिरा बना हुआ होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना जरूरी है, एग्जाम में कई बार ये पूछता है। तो देखिए आपको क्या पूछा है उन्होंने, इससे रिलेटेड क्या बोलना चाह रहे हैं। लेड एसिड के अनुमानित कार्यकाल कितना होता है, तो वो 2 से 5 वर्ष का होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्जिंग से पूर्ण चार्जिंग तक करंट जो होती वह क्या होती, तो वह क्या होती दोस्तों कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। एक पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी की चार्ज घोषित करने के लिए क्या नापेंगे। तो हमको जैसे बैटरी चार्जिंग कितने परसेंट या फिर चार्जिंग है या नहीं है किससे चेक कर सकते हैं, तो हम मल्टीमीटर की सहायता से उसका वोल्टेज चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे बुलबुलें निकल रही कि नहीं उसमें, वो भी चेक कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इसको क्या बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व बोलते हैं, जो कैसे मापी जाती है हाइड्रोमीटर की सहायता से मापी जाती है। तो ठीक है यह सब आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर यह आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 कॉइलें जुड़ी होती है। तो दोस्तों किसके रूप में जुड़ी होती है, तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है यह जो होता है अपने ट्रांसफार्मर में होता है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की अपनी वाइंडिंग्स होती है उसमें क्या होता है दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक क्या होता है सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जो क्या होता है डेल्टा टू स्टार तथा स्टार टू डेल्टा में, मतलब जो उनका कनेक्शन होता है डेल्टा टू स्टार टू डेल्टा में होता है, लेकिन इनके बीच में है ना
कोई भी इलेक्ट्रिकली संबंध नहीं होता, मतलब जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वह डेल्टा जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है दोस्तों वह सेकेंडरी वाइंडिंग से किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिकली रूप से सोल्ड या फिर जुड़ी हुई नहीं होती, तथा जो अपना प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें हम क्या करते एसी सप्लाई देते हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों इंडक्शन के कारण वहाँ पे क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों वह किस रूप से जुड़ी होती है, वह चुंबकीय रूप से ही जुड़ी हुई होती है। तो दोस्तों आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वैद्युतिक मशीनों में लेमिनेटेड कोर किस हानि को कम करने के लिए की जाती है। तो दोस्तों यह तो क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल का जान है, क्योंकि कईयों बार हर बार पूछा जा चुका है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह क्या बोलना चाह रहा है, लेमिनेशन क्यों किया जाता है ना, तो यह दोस्तों क्यों किया जाता है, जो अपना एडी करंट लॉस होता है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए जो अपनी पत्ती काय की बनी हुई होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, या फिर आप बोल सकते हैं CRGO, क्या बोलते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील है ना, उसकी बनी हुई होती है। तथा दोस्तों उसको क्या करा जाता है, पतली पतली पत्तियों के भांति काट कर पतली पतली पत्तियों के भांति एक साथ रिविट करके या फिर बंच करके लगाया जाता है। तो दोस्तों इनको क्या बोल रहा है दोस्तों, यह क्या बोल रहा है, लेमिनेशन बीच में क्यों किया जाता है, ताकि यह अपना इसका जो अपना एडी करंट लॉसेस को क्या कर सके, कम कर सके है ना। तो वैद्युतिक मशीनों को लेमिनेटेड कोर किस हानि को कम करने के लिए किया जाता है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। और दोस्तों इसमें एक और लॉस होता है जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं आपको पता ही होगा, समझ गए होगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस होता है, उसको कम करने के लिए क्या करते हैं हम, उसमें क्या करते हैं SI, मतलब कि उसको सिलिकॉन की मात्रा को मिलाई जाती है ना। किसको मिलाई जाती है दोस्तों, सिलिकॉन की मात्रा को मिलाई जाती है, जो क्या होता है 2 से 4% मिलाई जाती है ना, 2 से 4% मिलाई जाती है, जिससे क्या होता है जो अपना BH कर्व होता है, BH लूप या BH कर्व जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, जितना अपना छोटा बनेगा ना, जो अपना BH लूप होता है ना दोस्तों है ना, देख पा रहे होगे, 1 मिनट रुक जाइए है ना, जो क्या होता है दोस्तों जितना छोटा बनेगा उसमें उतने लॉसेस कम होंगे। तो ठीक है, आपका वैसे तो क्वेश्चन था कि लेमिनेशन क्यों करते हैं, तो उसका आंसर आ जाएगा एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होगे, सुनहरा रंग की पट्टी की टॉलरेंस का मान होता है, जो अपना टॉलरेंस होता है गोल्ड कलर की जो टॉलरेंस होता है दोस्तों कितना होता है, वह कितना होता है +-5% होता है। कितना होता है, +-5% होता है। सपोज दैट आपको पूछता है सिल्वर AG है ना, AG मतलब होता है चांदी का, तो वह कितना होता है 10% होता है। अगर आपको पूछता है नो कलर, मतलब कि कोई कलर नहीं है, तो उसका कितना होता है 20% होता है ना। तो दोस्तों यह सब आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे होगे, मोटरों में प्रयुक्त स्टार्टिंग कैपेसिटर किस प्रकार के होते हैं। जो मोटर होती है ना, परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर होती है ना, बहुत टाइप की मोटर होती है। तो उनमें वह पूछना चाह रहा है कि स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है ना, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगता है। जैसे कि सपोज डेट मैं आपको बता दूँ, ये अपनी क्या हो गई, रनिंग वाइंडिंग हो गई, ये अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई। ठीक है, ये इन दोनों का एक कॉमन निकाल देंगे इधर, इसको फेस या फिर न्यूट्रल देना है। तथा जो अपना स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके श्रेणी क्रम में यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको C बोलते हैं, मतलब कैपेसिटर को जोड़ देंगे और यहाँ पे न्यूट्रल दे देंगे है ना, न्यूट्रल, क्योंकि इधर हमने फेस दे दिया तो इधर में न्यूट्रल आ जाएगा। ठीक है, अपना परिपथ पूर्ण हो जाएगा, मोटर को घूमने के लिए घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। जब हम कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, फेस शिफ्ट, मतलब कि जो सिंगल फेस की मोटर होती है उसको 2 फेस में परिवर्तित करने के लिए था। क्योंकि जो दोस्तों अपना सिंगल फेस मोटर होती है वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि उसमें घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें एक कैपेसिटर लगाते हैं जिससे फेस शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि वह जो मोटर होती है फिर वो 2 फेस की मोटर हो जाती है, जिससे क्या होता है उसमें घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे हमारी जो मोटर होती है वह स्टार्ट हो जाती है। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए अपन क्वेश्चन पे आते हैं।
स्टार्टिंग कैपेसिटर किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों किस प्रकार का होता है? यह पेपर टाइप का होता है। तो चलिए आपको जो क्वेश्चन इससे बन रहा था मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपना बोल रहा है, हाँ, स्लिप्ड फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ा जाता है। तो दोस्तों कहाँ जोड़ा जाता है? ये स्टार्टिंग के श्रेणी क्रम में। अब आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है दोस्तों वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, लेकिन जुड़ा क्यों होता है? क्यों होता है? इसका भी एक रीज़न है। जब अपनी मोटर है ना, जब अपनी मोटर क्या होता है 75% से 80% है ना रनिंग कंडीशन में आ जाती है ना। रनिंग मतलब कि जब 75 से 80% की रनिंग कंडीशन में आ जाती है तो वो क्या करता है, मोटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो अपनी मोटर होती है ना उसको स्टार्टिंग वाइंडिंग से वह डिस्कनेक्ट कर देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं वहाँ पे एक उसके श्रेणी क्रम में क्या लगाते हैं, श्रेणी क्रम में क्या लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को लगाया जाता है। ठीक है साथियों, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। था अपना स्लिप्ड फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ा जाता है। ये कहाँ जाता है? जोड़ा जाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक मशीन के प्रचालन के लिए 5000 RPM आवश्यक है। आपकी किस प्रकार की मोटर का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके लिए कौन सी मोटर का यूज़ करेंगे हम? जब हमें हाई स्पीड की आवश्यकता होती है, तो जैसे कि इन्होंने दिया 5000 RPM, तो उसमें क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल मोटर होती है। और यूनिवर्सल मोटर ऐसी मोटर होती है जो दोस्तों क्या होता है, AC अल्टरनेटिंग करंट 30C डायरेक्ट सप्लाई दोनों पर प्रचलित होती है। कई बार इस पे से भी क्वेश्चन होता है जिसे क्या बोलते हैं, सर्वो मोटर भी बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक 3 फेज मोटर चलते समय अत्यधिक गर्म होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? सपोज बोल रहा है कि मोटर बहुत गर्म हो रही, तो इनमें से कौन सा कारण नहीं है? तो वो इसने आंसर दिया दोस्तों, कम वोल्टेज। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से यह आंसर आ जाएगा जिस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो साथियों आज का अपना जो सेशन था इसमें 25 क्वेश्चन थे अपने। कितने थे? 25 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया। बाकी अभी समझिएगा, इसमें से 25 भी क्वेश्चन नहीं, क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन कुछ बनते थे वो भी मैं आपको इसमें सॉल्व कराते जाता हूँ, जिससे दोस्तों आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी का लेवल है किस टाइप से हो रहा है। क्योंकि जो आगामी एग्जाम है दोस्तों उसके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ना। तो दोस्तों सेशन को पूरा देखा होगा आपने, आई होप, मुझे लगता है ऐसा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जो अपना चैनल है दोस्तों इस पे मैं इसी टाइप के डेली के 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालते रहता हूँ ना। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दो दोस्तों अच्छा लगे आपको तो। ठीक है, धन्यवाद।